तो आज के हमारे प्रमुख अतिथि का हम स्वागत करते हैं। तो आज के हमारे सत्र में हमसे निखिल फ्रैंकलिन जी जुड़े हैं। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। अभी आप एविएशन मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे हैं। वर्तमान में आप एडीसीईटी अस्ट्रा के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग साइड में एसोसिएट डीन है तथा आप कॉर्पोरेट रिलेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की पदवी भी संभाल रहे हैं। आपको 6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तथा वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से भी डील करते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू करते हैं। मैं ऋषिकेश पोद्दार जी का स्वागत करता हूं और उनको आगे के सूत्र संभालने को देता हूं। थैंक यू संकेत। सत्र को शुरू करने से पहले मैं निखिल जी से विनती करना चाहता हूं कि सर क्या आप अपना कैमरा शुरू कर सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नो सर, इट्स नॉट ऑडिबल। ऋषिकेश, हाँ सर, अभी आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है क्या ऋषिकेश? हाँ सर, आ रही है। ओके। पहले तो सर हमारे कार्यक्रम में मार्गदर्शन के लिए आपने जो प्रस्ताव हमारा स्वीकार किया उसके लिए हम एबीवीपी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सर पहला ही सवाल आपसे ये है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब क्या? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब जो साइंस और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ाई जो रहते हैं हवाई जहाज का, उनका जो स्टडीज करते हैं उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो जो डिजाइन करते हैं एयरक्राफ्ट को, जो मैन्युफैक्चर करते हैं एयरक्राफ्ट को, ये सब ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। अच्छा, सर हमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो पता चला, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के टोटल जो सिलेबस में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? ओके, ठीक है। ये जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है। ओके, ये 4 साल का कोर्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाई करना पड़ेगा। टोटल 8 सेमेस्टर्स होगा। सो वो 8 सेमेस्टर्स में आपको बहुत सारा सब्जेक्ट रहते हैं। एक तो एरोडायनेमिक्स बोलते हैं, दूसरा प्रोपल्शन, तीसरा स्ट्रक्चर्स और चौथा वो एविएशन का रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ये जो सब्जेक्ट्स है प्राइम सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। जो ये सब्जेक्ट जो दिया जाता है वो 4 साल में पढ़ना पड़ेगा। और एरोडायनेमिक्स मतलब जो हवा का मूवमेंट, ओके, ओवर द एरोप्लेन और ओवर द एयरक्राफ्ट कैसा होता है उसका पढ़ाई है वो। प्रोपल्शन का पढ़ाई वो जो सब्जेक्ट्स वो रहते हैं वो एयरक्राफ्ट इंजन का रहते हैं। और एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स का पढ़ाई में और सब्जेक्ट्स में उनको एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर कितना टाइप्स ऑफ बोल्ट्स होगा, रिवेट्स होगा। तो ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 4 साल में। ओके सर। सर अगला सवाल आपसे है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, उनमें वो क्वेश्चन में ही जवाब है। सो जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है
वो it is depending on the aircraft, okay, which flies within the earth. जो उसका पढ़ाई करते हैं उसको एरोनॉटिकल बोलते हैं, और जो स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स यूज करते हैं स्पेस को जाने के लिए उसको, वो स्टडीज को एरोस्पेस बोलते हैं। इसमें फर्क इतना ही है, बट ऑलमोस्ट साइंस जो है इसमें पढ़ाई करते हैं दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस है, एक तो हम विद इन द अर्थ यूज करते हैं और दूसरा रॉकेट्स वगैरह वो स्पेस में यूज करते हैं। ओके, तो सर इसी से एक और सवाल है कि क्या रॉकेट साइंस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है? हाँ, दो तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं बच्चों के लिए। अगर अभी ADCT अन्ना साहेब डांगे कॉलेज आष्टा में देख लिया तो हमारा डिपार्टमेंट में एरोनॉटिकल में हम टोटली 3 या 4 सब्जेक्ट सिखाते हैं एरोस्पेस का, जो रॉकेट्स का रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कैसा करते हैं, उसके अंदर फ्यूल कौन सा यूज करते हैं और उसका एप्लीकेशन किधर किधर यूज कर सकते हैं, वो इसमें एक सब्जेक्ट रहता है। और दूसरा मिसाइल टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, इधर कौन सा मिसाइल यूज करते हैं और कैसा उनका उपयोग करते हैं और उसका वर्किंग कैसा रहता है, इसी बारे में वो रॉकेट साइंस का जो बेसिक्स है सिखाया जाता है इस पे एरोनॉटिकल में। अच्छा, तो सर एक और सवाल है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डोमेन्स कौन कौन से हैं? जो मैं पहले बताया, एरोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोपल्शन और एविएशन। सो इसमें एविएशन मतलब एयरपोर्ट, एयरलाइंस मतलब इंडिगो एयरलाइंस, गो एयर, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इनका जो वर्किंग कैसा रहता है, इनका एयरप्लेन्स कैसा यूज करते हैं, कौन सा एयरप्लेन्स यूज कर सकते हैं और उनका रूटिंग कैसा करते हैं, ये सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये डोमेन्स मतलब, और एक है डोमेन मेंटेनेंस करके, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में सर्विसिंग करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं और ओवरहॉलिंग भी करते हैं। सो ये बहुत सारा डोमेन्स है, बट अगर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर पढ़ाई करके 4 साल में बाहर निकलना है तो उनका ये सब डोमेन्स में एक आइडिया दे जाते हैं और उनके हिसाब से हम प्लेसमेंट्स का भी इंतजाम करते हैं। अच्छा, तो सर अभी जो छात्र एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको टोटल करिकुलम में उनके कौन से वो प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, या फिर कौन से टाइप्स के प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स को मिलते हैं वर्क करने के लिए? ओके, ठीक है। सो इस वक्त में हमारा करिकुलम में, शिवाजी यूनिवर्सिटी का करिकुलम में 2 तरीका का प्रोजेक्ट्स रहते हैं। एक तो मिनी प्रोजेक्ट है और एक तो मेजर प्रोजेक्ट। ये मिनी प्रोजेक्ट जो है वो थर्ड ईयर में सिखाए जाते हैं और करना पड़ेगा, और 4th ईयर में आने के बाद उनका मेजर प्रोजेक्ट, तो फाइनल प्रोजेक्ट रहते हैं। तो हमारा कॉलेज में इधर ADCT में हम बच्चे को DRDO भेजते, ISRO भेजते, NAL मतलब नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बैंगलोर भेजते, और प्रैट एंड विटनी इंडिया ट्रेनिंग सेंटर उधर भी 6 हफ्ते के लिए इंटर्नशिप को भेजते। जो ये दो तरीके का प्रोजेक्ट रहते हैं, एक तो कॉलेज में करते हैं, नहीं तो इंडस्ट्री में जाके करते हैं। अच्छा सर, क्या आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए मार्किंग स्कीम बता सकते हैं कि VO को कितने मार्क्स, प्रोजेक्ट को कितने मार्क्स? ओके, अभी हमारा इंस्टीट्यूट जो है ADCT, इनमें हम अभी ऑटोनॉमस है। तो ऑटोनॉमस में जो रहते हैं वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहते हैं। सो 200 मार्क्स में रहते हैं। वो 100 मार्क्स जो रहते हैं वो इंटरनल एग्जाम्स में रहते हैं, ISC 1, मिड टर्म और ISC 2। ये 3 में 100 मार्क्स का रहते हैं और बाकी का 100 मार्क्स जो एंड में देते हैं, फाइनल एग्जाम में देते हैं। तो उनसे कन्वर्ट करके हम 100 में देते हैं मार्क्स उनको। अच्छा, तो इसमें प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का वेटेज कितना रहता है? ओके, प्रोजेक्ट जो होता है फाइनल ईयर में, इंटर्नशिप का जो मार्क्स रहते हैं 50 मार्क्स देते हैं अगर एक स्टूडेंट ने गया किसी इंडस्ट्री में, और मिनिमम 1 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और इंटर्नशिप करने के बाद वो सर्टिफिकेट सबमिट करेगा
तो उनको 50 मार्क्स तक मिलेगा। बट वो इंटर्नशिप्स के लिए हम फर्स्ट उनका इंटरेस्ट देखते हैं, उनका इंटरेस्ट कौन सा है, कौन सा फील्ड में है, उसके हिसाब से हम इंटर्नशिप उनको भेजते हैं। और प्रोजेक्ट के बारे में देख लिया तो 200 मार्क का प्रोजेक्ट मार्क्स है, जो फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर में सबमिट करना पड़ेगा। अगर उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है और प्रोजेक्ट पूरा किया तो उनका ऑलमोस्ट क्लोज टू फुल मार्क देंगे हम। अच्छा सर, हमें मार्किंग स्कीम तो समझ में आ गई, लेकिन जो बच्चों के मन में एक और सवाल रहता है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अप्लाई करने से पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनके स्ट्रांग रहने चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है, जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में जनरल देख लिया तो हमको मैथ्स, फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग रहना है। बिकॉज मैथ्स जो रहता है इनिशियल 1-2 साल तक रहेगा उनका, और फिजिक्स जो रहता है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज उनसे वो फाउंडेशन सब फिजिक्स में ही होगा। सो ये दोनों सब्जेक्ट्स मैथ्स और फिजिक्स अच्छा पढ़ाई होना है, बट फिजिक्स और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज एक एयरक्राफ्ट कैसा उड़ते हैं और कैसा उसका पार्ट्स फंक्शन करते हैं, ये सब फिजिक्स है। सो फिजिक्स और मैथ्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अच्छा सर, एक और सवाल है इसी के रिलेटेड कि हर साल एडमिशन के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एवरेज कट ऑफ क्या रहता है? अगर अभी देख लिया तो मेरे को वो एडमिशन के बारे में पता नहीं। हम वो जो एडमिशंस रहते हैं वो दूसरा लोग देखते हैं, मैनेजमेंट। अगर सीईटी का स्कोर देख लिया तो उन पता नहीं, हर साल हम कट ऑफ बढ़ाते जाते हैं, बिकॉज अच्छा अच्छा मार्क्स का बच्चा आ गया तो उनका क्वालिटी अच्छा होता है और उनका भी अच्छा कंपनी का प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। सो उसका बारे में हम आपको एडमिशन विंग को पूछना पड़ेगा, एडीसीटी कॉलेज। अच्छा सर, सर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में फ्यूचर स्कोप क्या है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, ये जो स्कोप रहता है इंडिया का, अगर देख लिया तो हम दूसरे कंट्रीज में कंपेयर किया तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री फॉर एविएशन। ओके, सो अगर अब देख लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ान का स्कीम स्टार्ट किया। क्यों इतना देखने का, अभी हमारा कोल्हापुर का एयरपोर्ट भी चालू किया। सो देख लिया तो ये स्कीम की वजह से तो कितना लोग अभी एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। और दूसरा ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अभी इंडिया में ही एस्टेब्लिश हो रहे हैं। सो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट सिर्फ पढ़ाई करने में कुछ नहीं आते और उनका स्किल सेट भी बढ़ाना है। सो ये स्किल सेट बढ़ाना है तो उनका इंटर्नशिप करना पड़ेगा और अच्छा सा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छा कमाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो है, ये मार्क्स और इंटर्नशिप्स और उनका स्किल्स बढ़ाया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। एयरलाइन सेक्टर में जॉब्स है, और एयरपोर्ट्स में जॉब है, और डिजाइनिंग फील्ड में जॉब है, और एयरक्राफ्ट टेक्निकल पब्लिकेशन करके एक जॉब रोल है, जो एयरक्राफ्ट का मैनुअल रहता है। अगर आप एक फोन खरीद लिया तो फोन खरीदने के वक्त आपको एक मैनुअल दे जाता है, ये फोन कैसा इस्तेमाल करना है। जैसे एक कंपनी एक प्लेन खरीदते है, ये कंपनी ने एक मैनुअल बनाते हैं। ये जो मैनुअल बनाते हैं वो सब एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ही तैयार करते हैं, कैसा यूज करना पड़ेगा, उसका फीचर्स क्या है और उसका मैक्सिमम यूसेज लाइफ कितना है, ये सब देख लेते हैं। अच्छा सर, अगला सवाल आपसे ये है कि हम सब बच्चों के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर की एवरेज सैलरी क्या होती है? ओके, एवरेज सैलरी इंडियन सेक्टर में देख लिया तो इनिशियली हमको एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 lakhs पर एनम मिलेगा। अगर आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा हो गया और आपका क्वालिफिकेशन भी बड़ा हो गया तो, और इम्प्रूवमेंट भी अच्छा हो गया तो 9 to 10 lakhs तक मिल सकता है। बट ये सब होने के लिए आपको स्किल्स जो रहते हैं, इंडस्ट्री का स्किल्स, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, हमें क्या आप बता सकते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर एक्चुअल में क्या काम करते हैं? ओके, सो मैं जो पहले बताया था, डिजाइनिंग, एक एयरक्राफ्ट को कैसा डिजाइन कर सकते, ओके, उसका ड्राइंग कैसा हो सकते हैं और उसका पार्ट्स कैसा
डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिजाइनिंग, सेकंड जो रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, वो दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा है एविएशन जो रहते हैं। एविएशन में देख लिया तो अभी एयरलाइंस में देख लिया तो बहुत सारा जॉब्स है उसमें। आपको ग्राउंड हैंडलिंग में होगा जॉब्स, रैंप ऑफिसर में होगा, फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर होगा, फ्लाइट टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर होगा, ये सब एयरलाइंस में रहते हैं। अगर एयरपोर्ट में देख लिया तो AOCC, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अभी ये जो एविएशन का सेक्टर है इंडिया में देख लिया तो अगले 5 साल में बढ़ाने के लिए फोरकास्ट है। सो वो जो व्हेन द डिमांड इंक्रीज होने के बाद हमारे पास एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स कम पड़ेगा। अच्छा सर, एक लाइव का सवाल आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एरोनॉटिकल इंजीनियर में क्या रोल है? ओके, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप द फर्स्ट एयरक्राफ्ट देख लिया तो ओके सब मैकेनिकल था। जो विंग्स जो है उसका मूवमेंट सब मैकेनिकल था। अगर एक टर्म है एयरोनॉटिकल में उसको एवियोनिक्स बोलते हैं। सो एवियोनिक्स इज नथिंग बट एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये एवियोनिक्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि अभी तक जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ रहे हैं मार्केट में, all these aircrafts are equipped with modern technologies. अगर आप दो तरीका, मेनली दो बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है इन द वर्ल्ड, बोइंग और एयरबस। जो ये उनका लाइव एयरक्राफ्ट देख लिया तो आजकल का उनका क्या कॉकपिट, इधर पायलट बैठते हैं ना, उधर पूरा कॉकपिट देख लिया तो फुल इलेक्ट्रॉनिक्स का पैनल्स ही रहते हैं। अगर एक पुराना एयरक्राफ्ट लिया तो एक 50 और नहीं तो एक 80 इयर्स का एयरक्राफ्ट, ओल्डर एयरक्राफ्ट लिया तो उसमें सब मैकेनिकल गेजेस रहते हैं, सब मैकेनिकल रीडिंग। अगर आजकल का एयरक्राफ्ट देख लिया तो सब इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एरोनॉटिकल, क्योंकि एवियोनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल बच्चों के मन में है कि क्या हम दूसरी फील्ड से डिप्लोमा करने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं प्रोवाइडेड आपका स्कोर जो रहते हैं अच्छा रहते हैं, और कॉलेज का भी मैनेजमेंट का भी अप्रूवल चाहिए, और ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वैकेंसी है तो। सो डिप्लोमा करने के बाद मोस्टली हमारे पास जो बच्चे आते हैं ADCT में, जो डिप्लोमा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल और CSE का आता है मोस्टली। सो ये जो बच्चे आते हैं फ्रॉम डिप्लोमा बैकग्राउंड उनका भी एडमिशन देते हैं। सो देयर इज नॉट एन इश्यू इन दैट। सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि किसी और ब्रांच से अगर हमने बीटेक का पास आउट कर लिया तो फिर क्या हम मास्टर्स के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उनका जो डिफरेंस रहते हैं वो पिछले का ब्रांच का स्टडीज और एरोनॉटिकल का स्टडीज में थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए और उसके बारे में पता करने के लिए। बट आप कर सकते हैं, देयर इज नॉट एन इश्यू, बिकॉज एक CSE इंजीनियर जो पास आउट है वो भी मास्टर्स एरोनॉटिकल में ले सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में किया और एवियोनिक्स में ले सकते हैं MTech। सो चूज करना पड़ेगा किधर कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और क्यूरियस सवाल है कि स्पेस रिसर्च में एरोनॉटिकल इंजीनियर का क्या रोल है? स्पेस रिसर्च रोल जो रहता है बहुत कम है, बिकॉज एरोनॉटिकल और एरोस्पेस में बहुत फर्क है। सो जो रोल रहते हैं हमको सिर्फ बेसिक सिखाना पड़ेगा, बट रिसर्च में जाना है तो आप मास्टर्स लेना पड़ेगा एरोस्पेस में और उस पर स्पेशलाइज करना पड़ेगा। तो इसी बारे में आपको मास्टर्स लिया तो अच्छा लगेगा रिसर्च करने में। अच्छा सर, अगर हमने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर लिया तो हमारे पास क्या क्या फ्यूचर स्टडी अपॉर्चुनिटीज रह जाती हैं?
ओके, अगर अभी आप इंडियन सेक्टर देख लिया तो इंडियन यूनिवर्सिटीज का 4 years ऑफ इंजीनियरिंग के बाद गेट का एक एग्जाम रहेगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। ये गेट एग्जाम जो देने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद और रैंक मिलने के बाद आपको अच्छा रैंक मिलेगा तो आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में एरोस्पेस डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, ये जो इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। नहीं मेरे को बाहर जाना है और हायर स्टडीज करना है, जो भी यूनिवर्सिटीज बाहर का भी है, जो अच्छा यूनिवर्सिटीज है यूएस में, यूके में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, ये सब जो रहते हैं उधर भी ट्राई कर सकते हैं। सो हायर स्टडीज के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जो बच्चों रिसर्च करने में इंटरेस्ट रहते हैं। अच्छा सर, आफ्टर ग्रेजुएशन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स कौन कौन से बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, सो अभी आप देख लिया तो आप वो सवाल का जवाब आपके पास ही है, क्योंकि अगर आप एक शादी में जाओ, नहीं तो आप ये लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट को यूज किया है, उसका है ड्रोन्स। ओके, अब अगर अभी आप शादी में जाएगा तो भी आप देखेंगे एक ड्रोन उड़ते हैं और फोटोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं। अगर पुलिस के पास देख लिया तो सर्वेलेंस करते हैं। सो बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत है। फॉर एग्जांपल ड्रोन में दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। ओके, उसमें बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। हमारा कॉलेज में भी 2-3 बच्चे ने स्टार्टअप्स किया अभी और अच्छा सा चल रहा है अभी वो स्टार्टअप्स का। सर्वेलेंस में करते हैं, माइन फोटोग्राफी में करते हैं और स्काई कैप्चर एक कंपनी है हमारे बच्चों का, वो ड्रोन शूटिंग करते हैं, ड्रोन पायलटिंग है। सो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक स्टार्टअप शुरू करना है तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। फॉर एग्जांपल मैं दिया था ड्रोन अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, एक और सवाल है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए डिफेंस में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है? फॉर एग्जांपल इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थाओं में एरोनॉटिकल इंजीनियर क्या रोल प्ले करते हैं? वेरी गुड। डीआरडीओ में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बट उसका एंट्रेंस जो रहता है ना, आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपको उनका नोटिफिकेशन आने के बाद आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज सिर्फ आईएसआर और डीआरडीओ नहीं, इंडियन एयरफोर्स में भी कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जाम पास करना पड़ेगा आपको, एफकैट, AFCAT, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो उसका एफकैट का एग्जाम पास किया तो आपका राउंड्स ऑफ इंटरव्यू करने के बाद और ट्रेनिंग होने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ISRO, DRDO और NAL, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये सब इंस्टीट्यूट्स में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जॉब मिल सकते हैं। सो जॉब रोल नॉर्मली जो फर्स्ट इनिशियली लेती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, JRF करके, और उधर से आपको कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होने के बाद अगर आपका वर्क अच्छा है तो आपको उधर परमानेंट रोल में लेते हैं। अच्छा सर, इसी से एक और सवाल जो है मन में आ रहा है कि इसरो की जब हमने रिक्रूटमेंट देखी तो उसमें मैकेनिकल में ही एरोनॉटिकल इंजीनियर को भी प्लेस किया गया है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की क्या स्पेशलिटी रह जाती है? Okay. See, mechanical engineering is called the father of engineering. Okay. So mechanical engineering का एक सबसेट, एक ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसलिए वो जो रहते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद उस पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी पूछते हैं, बट एरोनॉटिकल स्टूडेंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज उनका अलाइड ब्रांच है एरोनॉटिकल मैकेनिकल का, इसलिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नोटिफिकेशन में देते हैं। अच्छा सर, एक और क्यूरियस सवाल है कि क्या एरोनॉटिकल इंजीनियर्स एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं।
बट उसके लिए आपको आपका फिजिकल फिटनेस देखना पड़ेगा और आपका पढ़ाई पूरा स्पेस में होना पड़ेगा और आपका रिसर्च एरिया जो रहते हैं सब स्पेस में होना पड़ेगा। सो एस्ट्रोनॉट होने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। अभी तक इंडिया में राकेश शर्मा गया है और सुनीता विलियम्स जो है और कल्पना चावला और अभी भी हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है गगनयान करके ISRO से जो 2 to 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाले हैं मून पे और बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है। सो इससे इनलाइन और एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको स्पेस एरोस्पेस में इंजीनियरिंग पूरा करना पड़ेगा और बहुत सारा नॉलेज ऑफ एरोस्पेस होना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और क्यूरियस सवाल है कि क्या नासा इंडिया से पास आउट एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करता है? यस, रिक्रूट करते हैं बट आपको जो रिक्रूट होना है तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में होना पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट वर्क अच्छा होना पड़ेगा और आपका वर्क अच्छा है तो आप उधर रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। बट एक प्रोसेस रहता है रिक्रूटमेंट का। फर्स्ट आपको एक इंटर्नशिप लेना पड़ेगा और वो भी अच्छा कंपनी में जो स्पेस रिलेटेड होगा। ऐसा एक कंपनी में इंटर्नशिप करने के बाद एक जॉब मिलने के बाद, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा तो भी आपका रिसर्च का एरिया बढ़ जाए तो आपका जॉब का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज रहते हैं नासा में। अच्छा सर, एक और सवाल है कि if one is graduated from aeronautical engineering, then will it become easy for them to join aviation related jobs like pilot? Okay, see, very good, and that is a very nice question क्योंकि हर बार स्टूडेंट्स ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन होता है ना, उनको हमेशा रहता है हम पायलटिंग सीखेंगे और एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग नहीं सिखाते। जब स्टूडेंट्स पायलटिंग सिखाना है तो उनको एक कोर्स लेना पड़ेगा, पायलटिंग कोर्स। सो उसको बोलते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस, CPL। ओके, जो फ्लाइंग स्कूल्स रहते हैं उधर से आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट वो बहुत महंगा रहते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है बट टाइम लेंगे उससे। सो पायलटिंग नहीं सिखाएंगे इस एरोनॉटिकल में, बट जो पायलट्स बनना चाहते हैं उनको CPL दैट इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए यूज करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और सवाल है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस कौन कौन से हैं हमारे लोकल एरिया में? ओके, अगर देख लिया तो लोकल मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट सांगली डिस्ट्रिक्ट देख लिया तो हमारा मैं द कॉलेज विच आई एम वर्किंग, अन्ना साहेब डांगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आष्टा में एक कॉलेज है। अगर कोल्हापुर जिला में देख लिया तो संजय गोडावत यूनिवर्सिटी है और नागपुर में देख लिया तो इफ वी हैव प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो ऐसा, और बॉम्बे में देख लिया तो IIT बॉम्बे है। सो क्लोज देख लिया तो सांगली जिला में देख लिया तो एक ही कॉलेज है हमारा, द कॉलेज विच आई वर्क, दैट इज अन्ना साहेब डांगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कौन कौन से कॉलेजेस हैं? एरोस्पेस जो रहते हैं बॉम्बे, IIT बॉम्बे में है, IIT मद्रास में है और हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी चेन्नई में है और MIT यूनिवर्सिटी मुंबई और गुड़गांव और अन्ना यूनिवर्सिटी में है। सो बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स का एरोस्पेस डिपार्टमेंट्स है। अच्छा सर, एक लाइव सवाल है कि क्या एवरेज फी हो सकती है स्टूडेंट्स को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए? अगर महाराष्ट्र, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का लॉस देख लेंगे तो फीस वेरीज अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। ओके, सो स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलते हैं उनका फीस अलग रहते हैं। सो ऑन टॉप ऑफ इट फीस कुड बी क्लोज टू 1 लाख। सो अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसका अलग रहते हैं। उसके बारे में मेरे को उतना पता नहीं, उसमें
ये फीस के बारे में उतना जानता नहीं, जानकारी के लिए अगर चाहिए तो आपको हमारा एडमिशन सेल में पूछ सकते हैं। सो उधर से आपका फीस स्ट्रक्चर और सब फीस स्ट्रक्चर दिखाएगा, आपको बताएगा। अच्छा सर, अभी जो परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की, तो उसका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा है? बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है अभी एविएशन सेक्टर में, बहुत बड़ा इफेक्ट। क्योंकि अगर देख लिया तो फॉर एग्जांपल एक एयरलाइंस लिया, इंडिगो एयरलाइंस, अभी उनको जो प्रॉफिट आते हैं, इनकम जो अमाउंट कैपिटल और पैसा डाले उस बिजनेस पे, अगर उनको आना है तो उनका सर्विस हमेशा ऑन में रहना है। बट अभी ये पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से अभी इफिसी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। एयरक्राफ्ट सब बंद हो चुका है और पैसेंजर्स कोई भी नहीं है। बट स्टिल ये जो रिकवर होने के लिए नेक्स्ट 3 साल लगेगा मिनिमम। सो ये जो एविएशन का अभी जो इफेक्ट हुआ है 3 साल में रिकवर होगा। बट एट द सेम टाइम जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा वो भी हायर ऑर्डर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। सो इसकी वजह से आपको द मार्केट ऑफ एविएशन कम बढ़ेगा, बट द जॉब अपॉर्चुनिटीज विल आल्सो बी गुड। अच्छा सर, आपने पहले जो बताया कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को इसरो डीआरडीओ रिक्रूट करता है, तो फिर वहाँ पे उसकी सैलरी क्या होगी एवरेज? डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिवीजन में मिलता है। अगर हैदराबाद देख लिया तो हमारा स्टूडेंट्स को भेजते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए 3 महीने के लिए उनका मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भेजते हैं। अगर उधर का प्रोजेक्ट अच्छा हुआ और JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो का पोजीशन आ गए तो उनका स्टार्टिंग सैलरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी क्लोज टू 35,000 पर मंथ। सो दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 4 to 5 लाख पैकेज पर एनम। अच्छा, तो अभी हम सर लाइव सवालों की तरफ मुड़ जाते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो जो है अपना माइक ऑन करके अपने क्वेश्चंस आप खुद सर से पूछ सकते हैं। तो किसी के मन में अगर कोई सवाल है तो प्लीज सर से पूछ लीजिए। Sir, what is aviation management? Okay. Aviation management. See, अभी मैं what all I was talking about airlines, airports. So ये सब comes under this aviation management. The managerial roles. अगर एक एयरपोर्ट देख लिया तो एयरपोर्ट का एयरपोर्ट डायरेक्टर रहते हैं, एयरपोर्ट में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट रहते हैं, एयरपोर्ट में और एक डिपार्टमेंट रहते हैं एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर और मार्केट एनालिसिस ऑफ एविएशन और एयरलाइंस कैसे सेटअप कर सकते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट। और ह्यूमन फैक्टर्स, कौन सा ह्यूमन सेफ्टी फैक्टर्स रहते हैं, मेंटेनेंस का कौन सा प्रोसीजर करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड्स क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, सर्टिफिकेशंस कौन सा लेना पड़ेगा। अगर एक इंजन को मेंटेनेंस करना है, कौन सा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट मेंटेनेंस कर सकता है। और जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में काम करते हैं इंजीनियर्स, उनका जो रोल रहते हैं उधर का भी सब मैनेज करने का और एक बिजनेस मॉडल जैसा रन करने का है एविएशन मैनेजमेंट। एयरपोर्ट्स इकोनॉमी को कैसा मैनेज करते हैं, एयरपोर्ट्स कैसा एक सिटी को डेवलप कर सकता है और एयरपोर्ट कैसा डिजाइन कर सकते हैं हम, ये सब एविएशन मैनेजमेंट में आता है। थैंक यू सर। कोई और सवाल? सर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या रहती है? लाइक आई सेड, अगर आप एक इन द 4 years of engineering आपको अगर ड्रोन्स में इंटरेस्ट है, आपको ड्रोन पायलटिंग शुरू कर सकता है, लाइसेंस ड्रोन पायलट बन सकता है। सो उस पे आपको बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है स्टार्टअप करने के लिए।
बिकॉज अभी पुलिस को सर्वेलेंस करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी रहते हैं और ये एग्रीकल्चर में अभी एक पेस्टिसाइड डालने हैं तो और एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर डालने हैं तो एक बोल तो लाइक 10 एकड़ का जगह है खेती है और ये 10 एकड़ में खेती में आप जो पेस्टिसाइड लगाना है तो आपको कितना टाइम लगेगा? लेट्स से एक 2-3 दिन जाएगा। अगर ये ड्रोन यूज करेगा तो स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल ड्रोन्स यूज करेगा तो उसका स्प्रेइंग बहुत अच्छा हो जाता है। सो दैट इज वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा है ट्रेनिंग कोर्सेस आप शुरू कर सकते हैं एविएशन में और सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकता है और वास्ट अमाउंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जो आपको एक स्टूडेंट का मन में कैसा हो सकता है उसका चिंता ऐसा आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है एरोनॉटिकल में। Okay. Any question on it? Sir, what will be the chances of this group to take action from India? I'm sorry, your voice is breaking. Can you just repeat the question? Sir, what will be the chances to go in NASA if you take aerospace engineering? So there are many opportunities you can take. What we can do is you can subscribe to their website, which is NASA website. You can check the careers option. Okay. In NASA website, there's an option called careers. Click on that careers, and you can see which job role fits you. So if you're finishing your aerospace engineering, you will know which area of jobs are available in the market. So on that basis, yes, you can get into NASA. But you should be exemplarily good. Your skills of aerospace should be good, and your research area on aerospace should be good. Because NASA is a research agency. Okay, they do send rockets or satellites into space, but at the same time, you should have a very good hold on your aerospace domain research. Okay. कोई और सवाल? सर, एक छात्र ने हम आपसे रिक्वेस्ट की है कि क्या आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? Okay, why not? ठीक है। एरोस्पेस में देख लिया तो we have many types of subjects. जो रहते हैं जो फ्यूल जो यूज करते हैं, लिक्विड टाइप ऑफ फ्यूल है क्या, नहीं तो सॉलिड टाइप ऑफ फ्यूल है क्या, नहीं तो गैसियस है क्या, और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ाई सकते हैं और what is a technology, like how we are learning about avionics, electronics का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इस सैटेलाइट का डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं. So these are all the things एरोस्पेस में आपको पढ़ाए जाते हैं. So एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो you should choose a very good cleaner institute like IITs. So उधर से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा बिकॉज़ उनका प्रोजेक्ट जो रहते हैं और उनका डिपार्टमेंट जो रहते हैं एरोस्पेस का are very good in terms of finding out good scope in aerospace engineering. Any other question? सर यहाँ पे अंकित जी का सवाल है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस है क्या इंजीनियरिंग के लिए एरोनॉटिकल में? IIT is government. So अगर government college देखे तो like let's say like government college Karad, ऐसा वाला कॉलेजेस में एरोनॉटिकल नहीं है. But IITs are under government, so IIT का through there are aeronautical and aerospace courses. अच्छा, कोई और सवाल पूछना चाहता है? ओके सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल सिविल एंड आईटी इन सब में क्या रिलेशनशिप है? एरोनॉटिकल और मैकेनिकल सिविल एंड आईटी
as per considering the future opportunities for business? See, business-wise, if you see, it depends on if you're going to be a startup. Okay, Okay, what is your idea? आपका जो जो idea idea रहता है, रहता है, innovative innovative idea idea रहता है, रहता है, something different, something something new, something which will capture the market. जो जो आपका आपका idea idea से से should should always be innovative centric. अगर अगर ये ये जो innovative innovative ideas ideas है तो आपका business कोई भी field में शुरू कर सकते हैं. Mechanical, civil, automobile, electronics, electrical, CSE, IT, any stream. So business opportunities lies in innovative ideas. अच्छा, तो सर पहले आपने बताया कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन भी सिखाया जाता है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है बच्चों को पढ़ाए जाते हैं इस पूरे बीटेक में? दो तरीका तरीका का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रहते हैं, रहते हैं, एक एक तो तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं और और दूसरा एनालिसिस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रहते हैं. जो जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं CATIA एंड CAD कंप्यूटर ड्राफ्टिंग एंड ड्राइंग, CATIA रहते हैं और SolidWorks जो रहते हैं, ये सब मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है. अगर वो जो आपका डिजाइन किया और उस पे रिसर्च करना पड़ेगा कि मेरा डिजाइन अच्छा है कि नहीं, सो उसको एनालिसिस बोलते हैं. सो एनालिसिस करने के लिए ANSYS रहते हैं, MATLAB और Gambit रहते हैं, HyperMesh रहते हैं. So all these things are these are the two different types of softwares we teach in our college, in our aeronautical department. अच्छा, हाँ, कोई और सवाल है? Anyone? सर एक और सवाल है आपसे कि What will be the salary engineering? Okay. Salary in aerospace engineering. Aerospace engineering if the person is working in NASA. See, I'm not sure about the salary. In NASA. Yeah, it depends. I'm not sure of that, how much salary going to be. But it depends on what type of project you're working on and what is your quantity of research. So basically, those who work in NASA do not look after salary because they are paid good. Okay, they have benefits. They are paid good. But I'm not sure about the exact amount or the salary package which they have in NASA. सर आखिरी सवाल कि आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी अदर ब्रांच जो है आप मास्टर्स के लिए कौन कौन से ब्रांच के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने जो बताया कि कंप्यूटर जो है अगर समझो किसी ने कंप्यूटर से बीटेक किया तो फिर वो जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आप उसे प्रेफर करेंगे? सिमिलरली मैकेनिकल सिविल को. Okay, see, आपका स्पेशलाइजेशन वही बोल रहा हूँ, 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपको एक डोमेन चूज करना पड़ेगा, आपको जो पसंद है. अगर प्रोपल्शन एयरक्राफ्ट इंजन्स में पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो एवियोनिक्स में पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो एविएशन में जाना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द आपका इंटरेस्ट में जो स्पेशलाइजेशन रहते हैं. नॉर्मली एरोनॉटिकल के लिए यू विल हैव combustion मतलब burning of fuel. उसका एक टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन है. एरोनॉटिकल और जनरल है. AME है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स है, और एवियोनिक्स भी है, और थर्मल इंजीनियरिंग. ये सब बहुत सारा डोमेन्स है. सो ये 4 साल आपका बीटेक होने के बाद आप ये इनमें से एक को चूज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. आगे का सूत्रभाग संभालने के लिए मैं संकेत कासट को आमंत्रित करता हूँ. थैंक यू. तो मैं आप सभी के साथ निखिल जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उन्होंने उनका कीमती समय हमको दिया. तथा मैं ऋषिकेश को भी शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना क्वेश्चन का सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से संभाला. और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट का भी सम्मान शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा वेबिनार अटेंड किया.
तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अखिल भारतीय विद्यार्थी की तरफ से। थैंक यू सो मच। और आप सभी स्टूडेंट को भी बताना चाहूंगा कि आपको आगे की वेबिनार की इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड थैंक यू वंस अगेन सर। Yeah, thank you all. Thank you so much. Thank you for inviting me.